दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी फना। आसमान में हल्के नीले रंग के रुई जैसे बादल बिछे हुए थे। बिगुल की आवाज आई तो मैंने उन बादलों को हाथ से हटाया और नीचे देखने लगा। सावन के महीने की मनमौजी धूप रोज जैसा खेल खेल रही थी। कभी तेज हो जाती, कभी बिल्कुल छिप जाती। सेना का बैंड बजने लगा और कुछ जवान मार्च करके कंधों पर तिरंगे से ढका हुआ ताबूत आगे लाए। मेरा ताबूत, ब्रिगेडियर सुरेंद्र राणा ऑफ गुरखा रेजिमेंट का ताबूत। आर्मी में ब्रिगेडियर हूं और यूनिफॉर्म में शहीद हुआ हूं। आज मेरा अंतिम विदाई समारोह है। सेनाध्यक्ष, सेना के सब बड़े छोटे अफसर और जवान वहां मौजूद हैं। सभी ने एक एक करके फूल मालाएं और पुष्प चक्र चढ़ाए। वो देखो, वहां वो मेरी बेटी अवनी बैठी है, अपने दोनों हाथों से खुद को जोर से भींचे हुए, जैसे अगर पकड़ेगी नहीं तो शायद यहीं बिखर जाएगी। आंसू रुक ही नहीं रहे उसके। काश मैं उसके आंसू पोंछ पाता, पर मैं होता तो उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देता। अवनी की मां उसको जन्म देते समय ही चल बसी थी। मैं ही उसकी माँ भी था और पिता भी। जब तक वो छोटी थी तो मैं किसी न किसी फैमिली स्टेशन पर ही रहा। जब वो बड़ी हुई तो उसे दक्षाई के आर्मी स्कूल में पढ़ने भेज दिया। हमारे परिवार में हम दोनों ही तो थे। उसके हॉस्टल जाने के बाद मुझको खालीपन खलने लगा। अवनी के अपने आसपास होने की आदत हो गई थी और अब वो सिर्फ छुट्टियों में मिलने आती थी। लेकिन फिर यह खालीपन भी धीरे धीरे भरने लगा। अवनी को फोन मिल गया था और बात करने में वो अपनी अम्मा पे गई है। चटर पटर करती रहती थी। आज टीचर ने ये कहा, ये सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है, मार्च पास करते हुए आपकी याद आती है। मैं सुनता और मुस्कुराता रहता। ऐसा लगता था जैसे अवनी नहीं, उसकी अम्मा बोल रही हो। पर मेरा ध्यान रखने में तो वो मेरी अम्मा की तरह थी। फोन पे पूछती, बाबा खाना खाया, स्वेटर तो पहना ना, अपना ध्यान रखो बाबा। जब छुट्टियों में घर आती तो मुझको फल छील कर सलाद काट के जबरदस्ती खिलाती। कभी मेरी अम्मा बन जाती, कभी मेरी बेटी। कभी प्यार से डांटती, कभी रूठ जाती, कभी जिद करके पिक्चर ले जाती, कभी चेस खेलने बिठा देती। उसके होते हुए मैंने कभी अकेला नहीं महसूस किया, पर अब मैंने उसे अकेला कर दिया है। मैंने एक बार फिर अवनी के गालों पर बहते हुए आंसू देखे और सोचा, काश मैं आज इसके आंसू पोंछ पाता। जब अवनी छोटी थी तो उसको खुश करना बहुत आसान था। उसे फौज की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। मैं उसको अपनी कोई कहानी सुना देता और वो बहुत खुश हो जाती। तरह तरह के सवाल पूछती। अच्छा, वो सिपाही तुम्हारे पास आ गया तो? अच्छा, जब बर्फ गिरती तो आप उसके गोले बना के फेंकते हो? मैं उसको खुश करने के लिए कभी यूं ही कोई कहानी बना के सुना देता। उसे सबसे अच्छी कहानी वो लगती थी जिसमें मैं भयंकर लड़ाई के बाद बर्फ के राक्षस को मार देता था। बार बार वही कहानी सुनाने को कहती। उसे कभी खिलौनों या कपड़ों का शौक नहीं था, बस फूलों का शौक था। उसके बर्थडे पर मैं चाहे कहीं भी पोस्टेड होता, उसके लिए उसके हॉस्टल फूल जरूर भिजवाता था। और थोड़ी देर बाद उसका फोन आता। चहकती हुई आवाज में बोलती, आप दुनिया के बेस्ट बाबा हो, थैंक यू। स्कूल कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अवनी पढ़ाई में अच्छी थी और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती थी। अपनी मेहनत से उसको बैंगलोर कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी बात है, लेकिन जब मेरे कुछ फौजी दोस्तों ने बताया कि इतने अच्छे कॉलेज में सीट मिलना कोई मामूली बात नहीं है, तब जाके मुझे एहसास हुआ। उस दिन मैंने उसको फूल लाकर दिए और डिनर पे आर्मी क्लब ले गया। टेबल पर मेरे सामने बैठी हुई लड़की की शक्ल तो मेरी अवनी जैसी ही थी, लेकिन बातें वो बड़ों जैसी कर रही थी। कॉलेज में क्या पढ़ना है, उसके बाद नौकरी कहाँ करनी है, फिर उसके बाद MBA कहाँ से करना है, उसने सब तय कर रखा था। मैं बस सुनता रहा। फिर जब बैंड ने धीमा म्यूजिक बजाना शुरू किया तो अवनी बोली, बाबा विल यू डांस विद मी? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसकी अम्मा मेरे डांस की बहुत हंसी उड़ाती थी। मुझे पता था आज अवनी भी यही करेगी। वही हुआ। मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ, अब ऐसा मुझे लगता था, लेकिन अवनी को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। हमने डांस करना शुरू किया तो वो पहले तो हल्के हल्के मुस्कुराती रही,
फिर जब गलती से मैंने उसके पैर पे अपना पैर रख दिया तो वो खिलखिला के हंसने लगी। मेरा हाथ पकड़कर हल्के से लंगड़ाते हुए टेबल पे वापस आई और बोली, बाबा मार्च पास्ट और डांस में क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको सिखाऊंगी, हाँ ओके। मैंने दोनों पांव ठोक कर सल्यूट किया और कहा, यस सर। वो एक बार फिर जोर से हंस पड़ी। एक वो दिन था और एक आज का दिन था। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मैं उनको पोंछ भी नहीं पा रहा था। नीचे धरती पर अब गन सल्यूट शुरू हो गया था। मैंने अवनी के चेहरे से नजर हटाई और बाकी लोगों को देखा। मेरे हर साथी का चेहरा उदास था। फूल माला चढ़ाते हुए कितनों की आंखें नम थीं, लेकिन सिर्फ उदासी नहीं थी, उनके चेहरे पर गर्व भी था। फौजी की शहादत पर हर फौजी भाई को दुख के साथ गर्व भी होता है, लेकिन अवनी के चेहरे पर सिर्फ दुख था। मुझे याद ही नहीं था कि इससे पहले मैंने अवनी के चेहरे पर आंसू कब देखे थे। उसकी आंखों में चमक और होठों पर हंसी ही रहती थी। कोई मुश्किल या परेशानी होती तब भी वो मेरे सामने कभी नहीं रोई। एक बार मैं कश्मीर में था। बर्फीले तूफान की वजह से 10-11 दिन बिजली नहीं आई। फोन और इंटरनेट मिलने का तो सवाल ही नहीं था। जब तूफान थमा और फोन पर बात हुई तो पता चला कि अवनी का एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में है। मैं घबरा गया। अगले ही दिन उसके पास पहुंचा तो देखा कि वो आईसीयू में है। सर पे चोट आई थी और ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने मुझको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब किसी तरह मुझसे बात नहीं हो पाई तो बिना मेरी रजामंदी के ही उसका ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर बोला, इमरजेंसी थी सर, अगर ऑपरेशन में देर हो जाती तो जान बचाना बहुत मुश्किल था। मैंने सर हाँ में हिलाया और उसका हाथ पकड़कर उसको शुक्रिया कहा। अगले 2 दिन मैं वहीं हॉस्पिटल में अवनी के पास रहा। यही सोचता रहा कि मेरी बेटी कितना अकेला और कितना डरा हुआ महसूस कर रही होगी। मैंने दिल में उसको न जाने कितनी बार सॉरी बोला, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की कि इतने बड़े हादसे के समय मैं उसके पास नहीं था। फौजियों के बच्चे मजबूत होते हैं और अवनी तो बचपन से ही अपना ख्याल खुद रख रही है। मैं कभी होता था, कभी नहीं होता। हॉस्पिटल से वापस आकर मैंने उसको अपने पास कुछ दिन रखा और जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो गई उसको हॉस्टल नहीं जाने दिया। अवनी बहुत कमजोर हो गई थी और कुछ खा भी नहीं रही थी। उसे कुछ भी खिलाने के लिए मुझको बहुत जतन करने पड़ते। पता नहीं क्यों, पर मैंने बर्फ के राक्षस की कहानी सुनानी शुरू कर दी। वो पहले तो हंसी, फिर बोली, अच्छा बाबा फिर से सुनाओ, आपने कैसे मारा उस राक्षस को? जरूर कोई राइफल या खुखरी रही होगी ना आपके पास। मैंने कहानी और आगे बढ़ाई और वो सुनते सुनते मेरा हाथ पकड़कर सो गई। मुझे लगा जैसे ये वही छोटी सी अवनी है जो मुझसे कहानी सुने बिना सोती नहीं थी। इस बार जब वो हॉस्टल वापस गई तो मेरा दिल भर गया। अब उससे दूर रहने का मन नहीं करता था। मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो कब इतनी बड़ी हो गई। उसी साल उसके कॉलेज का कॉन्वोकेशन था। मैं सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठा था। ब्रिगेडियर हूं, जल्दी से जज्बात दिखाता नहीं हूं, पर उस दिन अवनी को डिग्री लेते हुए देखकर मेरी आंखों में नमी आ गई। बड़ी हो गई थी मेरी अवनी, और इस बात का ही जैसे सबूत देने के लिए उसने मुझको एक लड़के का फोटो भेज के लिखा, कैसा है? अर्जुन नाम है, कहता है शादी करना चाहता है। मैंने कह दिया, पहले बाबा से इजाजत लेनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी मूंछों वाले ब्रिगेडियर हैं मेरे बाबा, बहुत डरा दिया है। बताओ कब मिलोगे? मैंने उसी हफ्ते आने का प्रॉमिस किया, लेकिन तभी सरहद पर तनाव बढ़ गया। मैंने छुट्टी कैंसिल कराई और उसको फोन किया। सॉरी बेटा। अवनी बोली, बाबा अपना ध्यान रखना, मेरी शादी पे डांस करना है, याद है ना? पर उस दिन उसकी आवाज में भी एक कंपन थी जो मुझको भी अंदर तक हिला गई थी। आर्मी का बैंड बज रहा था, लेकिन अवनी का ध्यान अभी भी वहां नहीं था। मैंने अपने पास वाले रुई जैसे बादल को खींचा और उसको बर्फ के राक्षस जैसा बना दिया। लंबे दांत, नुकीले कान लगा दिए। सोचा अवनी नजर उठाकर देखेगी तो समझ जाएगी कि मैं उसको मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं, लेकिन उसकी आंखें अपने कांपते हुए हाथों पर जमी हुई थीं। पता नहीं अपने हाथ की लकीरों में क्या ढूंढ रही थी। वो आंखें उठाकर और कहीं नहीं देख रही थी।
अवनी की आंखें बिल्कुल खुली किताब जैसी हैं। उनको कोई भी पढ़कर उसके मन की बात समझ सकता है। जैसे उस दिन जब वो अर्जुन को मुझसे मिलवाने लाई थी, तब मुझको यूनिट से लौटे कुछ ही दिन हुए थे। मैं अवनी से कहना चाहता था कि अभी तो छोटी है, शादी करने की इतनी जल्दी क्या है, पर मैंने कहा नहीं। जब उसने बताया कि अर्जुन मुझसे मिलने आया है, तो मैंने उससे मिलने से पहले अवनी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो भी अर्जुन को उतना ही प्यार करती है। मेरे लिए वही मामला तय हो गया। आगे तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। फिर भी मैंने पूरे ब्रिगेडियर वाले रॉब से अर्जुन से पूछा, करते क्या हो? उसने बताया कि वो सर्जन है, बल्कि वही डॉक्टर है जिसने अवनी का ऑपरेशन किया था। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। अच्छा, तभी तो वो जाना पहचाना लग रहा था। मैंने मूंछों पर ताव देते हुए झूठा गुस्सा दिखाते हुए पूछा, ओ वही ऑपरेशन जो मेरी परमिशन के बिना किया गया था? वो बोला, सॉरी सर, इसीलिए शादी के पहले आपकी परमिशन लेने आया हूं। मुझे हंसी आ गई। मेरे साथ अवनी भी हंसने लगी और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। बोली, पता है बाबा, अर्जुन बिल्कुल आपकी तरह है। झूठे मूठे राक्षसों को मारने की कहानी सुनाता है और डांस तो आपसे भी खराब करता है। हम तीनों हंसने लगे। उस दिन जो हमने बातें करनी शुरू की, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे मैं अर्जुन से पहली बार मिल रहा हूं। रात को जब हम खाना खाने टेबल पे बैठे, तो मैंने अर्जुन से नजरें बचाकर अवनी को थम्स अप का साइन दिया। अर्जुन अच्छा लड़का है और मुझे अवनी के लिए पसंद था। अवनी मेरे पास आकर मेरे गले में बाहें डालकर झूल गई। मैंने अर्जुन से कहा, तुम्हारे मम्मी डैडी से कब मिल सकते हैं? जल्दी की डेट निकलवाते हैं। अभी मैं कुछ दिन यहीं हूं, सोचता हूं तुम्हारी शादी करवा के ही वापस जाऊं। दोनों के चेहरे की खुशी बता रही थी कि मैंने उनके दिल की बात कह दी है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो शॉपिंग मॉल में जाकर खरीदारी करते हुए बहुत खुश होते हैं, जैसे अवनी, और दूसरे मेरे जैसे जो दुकानों के बाहर वाले सोफों पर पैकेट्स के साथ बैठे हुए दिखते हैं। तारीख तय होते ही शॉपिंग शुरू हो गई थी। अवनी ने उस दिन मुझको ऑफिस से सीधा मॉल पहुंचने को कहा था। उसके साथ मैं पहली कुछ दुकानों में तो गया। उसने मुझे कुछ सूट पहन के दिखाए। मैंने भी उसका मन रखने के लिए किसी को हाँ नाइस, किसी को ना नॉट गुड कह दिया। सच तो यह है कि वो मुझको हर रंग हर सूट में अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर रिजेक्ट नहीं करता तो वो गुस्सा हो जाती। कहती, बाबा आप ठीक से नहीं देख रहे हो। फिर वो हैंडबैग के स्टोर में गई, उसके बाद मेकअप। फिर जब वो सैंडल की दुकान में जाने लगी तो मैंने सर हिला दिया। बस स्वीटहार्ट, मैं यहीं बैठता हूं, तुम पसंद करो, अपने बैग यहीं छोड़ दो। उसने मुझे कॉफी लाके दी और कहा, बस बाबा मैं जल्दी से आती हूं। सोफे पर मेरे साथ एक लड़की बैठी थी। अवनी से कुछ साल ही बड़ी होगी। गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो भी 4-5 बैग के साथ बैठी थी। शायद उसके पति को भी शॉपिंग पसंद थी। मैं उसको देख के मुस्कुराया। शादी की शॉपिंग, मैंने अवनी की तरफ इशारा करके कहा तो वो भी मुस्कुराई। उसका बेटा मेरी तरफ आया और मेरी यूनिफॉर्म छूने लगा, मेरे बाल और मूंछों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। मैंने उसको गोदी में ले लिया। कुछ सालों में अवनी का बच्चा ऐसे ही मेरी गोद में होगा, मैंने सोचा। तभी मॉल में सायरन बज गया। अनाउंसमेंट होने लगी, ये ड्रिल नहीं है, बॉम्ब अलर्ट है, बिना पैनिक किए मॉल से बाहर की तरफ जाएं। मैंने उठकर उस स्टोर की तरफ देखा जहां अवनी गई थी। वो घबराई हुई बाहर आ रही थी। बाबा चलो। मैंने उसका हाथ पकड़ा, बैग उठाए और अपने पास बैठी लड़की को कहा, चलो। वो बोली, पर इसके पापा। फिर जोर से आवाज देने लगी, नितिन। मैंने उसे और अवनी को गेट के बाहर की तरफ धीरे से धकेला और कहा, वो आ जाएगा, तुम लोग निकलो। मॉल के बाहर पहुंचकर मैंने अवनी को मेन रोड पर जाने का इशारा किया। मैं उसको वहां छोड़कर वापस मॉल जाने लगा तो अवनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सर हिला के कहा, नहीं बाबा प्लीज। मैंने उसके सर पे हाथ फेरा और बिना कुछ कहे मॉल की तरफ भागा। कहता भी क्या, फौजी हूं, रक्षा करने का वचन लिया है। अंदर अभी भी काफी लोग थे और घबराहट की वजह से उतनी जल्दी नहीं निकल रहे थे जितनी जल्दी निकलना चाहिए था। 3 गेट अभी भी बंद थे, सिर्फ एक ही खुला था। मैंने जा के चारों गेट खोले। वहां भगदड़ मच गई और सब एक साथ बाहर की तरफ भागने लगे। तभी एक जोर का धमाका हुआ और फिर
सारा शोर थम गया। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे चारों तरफ सुनहरी धूप थी, ठंडी हवा चल रही थी और रुई जैसे बादल मेरे हाथों को छू रहे थे। मेरे बदन पर अभी भी मेरी यूनिफॉर्म थी, वही वाली जिसके साथ वो बच्चा खेल रहा था। उस बच्चे का ख्याल आते ही मैंने अवनी की तरफ एक बार फिर देखा। मुझे तो इसकी शादी पर डांस करना था, इसके बेटे को गोद में खिलाना था। मुझे अवनी का वो आखिरी प्लीज याद आ रहा था जब उसने मुझको मॉल में वापस अंदर जाने के लिए मना किया था। नहीं बाबा प्लीज। मेरे कानों में उसकी आवाज और आंखों के सामने उसका डरा हुआ चेहरा आ गया। अभी भी यही सोच रही होगी, काश मैंने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा होता। पर मैं क्या करता, फौजी हूं और मदद और रक्षा करना ही मेरा धर्म है। खतरा देखकर पीठ नहीं मोड़ सकता। काश अवनी ये समझ पाती, पर कैसे समझती। अभी तो उसे सिर्फ उन दिनों का ख्याल आ रहा होगा जब उसके बाबा को उसके पास होना चाहिए था और वो नहीं थे, या अपनी आगे की लंबी जिंदगी के बारे में सोच रही होगी जब उसके सर पर उसकी अम्मा और बाबा दोनों का ही हाथ नहीं होगा। नीचे से बिगुल की लास्ट पोस्ट की आवाज गूंजने लगी तो मेरा ध्यान टूटा। समारोह लगभग खत्म होने वाला था। अब तिरंगा तय करके अवनी को दिया जा रहा था। मेरी नजरें अवनी पर टिक गईं। वो उसे लेने के लिए कुर्सी से उठी तो उसके पांव लड़खड़ा गए। मैंने उसे संभालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो देखा कि कई हाथ उसे संभालने के लिए आगे बढ़ गए थे। उसके आसपास बैठे अफसरों ने, उनकी बीवियों ने और अर्जुन ने उसको संभाल लिया था। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उधर अवनी भी शायद समझ गई थी कि फौजी की बेटी कभी अकेली नहीं होती। अब वो उन सब की बेटी है। अब उसकी शादी पर कई बाबा डांस करेंगे। उसने तिरंगा हाथ में लिया और आंखें उठाकर देखा मेरी तरफ, सीधा मेरी आंखों में। मैं मुस्कुराया। वो एक पल वैसे ही मुझे देखती रही। फिर अवनी ने सल्यूट किया और गालों पर बहते आंसुओं को बिना पूछे हमारा गोरखा वॉर क्राई किया। कैटा 9 GR को। पीछे से अफसरों की आवाज आई, सुरेंद्र राणा हो कि होय ना। मेरी आंखें भर गईं। मेरी बेटी है अवनी, एक फौजी की बेटी। समझती है कि उसके बाबा ने जो किया वो क्यों किया। अब उसके मन में भी दुख के साथ गर्व रहेगा। अच्छा अब चलता हूं, लेकिन लौटूंगा फिर एक दिन अपनी अवनी की शादी पर डांस करने के लिए, उसके बच्चे को गोद में खिलाने के लिए, अपने देश पर एक बार फिर फना हो जाने के लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ।